नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सुन सुन, गली गली सुन सुन, गली गली। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम जनमन के लाभार्थियों से बातचीत। 1 लाख लाभार्थियों को कुल 540 करोड़ रुपए की आवास की पहली किस्त की जारी। 893 करोड़ की लागत से 541 टोलों में 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को दी स्वीकृति। और भारतीय खाद्य निगम ने मनाया 60वां स्थापना दिवस। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एफसीआई ने किसानों की उपज का प्रदान किया है उचित मूल्य। एफसीआई अध्यक्ष अशोक के मीणा ने कहा, देश की खाद्य जरूरतों को पूरा कर रहा है एफसीआई। और बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। यात्रा के दौरान लोग केंद्र सरकार की 17 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्राप्त कर रहे हैं जानकारी। आयुष्मान, पीएम स्वनिधि, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं हाशिए पर पहुंच चुके लोगों के लिए साबित हुई हैं संजीवनी। और ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। यूपी में शीतलहर के कारण लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद। दिल्ली एनसीआर में हवा के फिर जहरीले होने के कारण ग्रैब 3 लागू। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगी पाबंदी।
और अब विस्तार से देखते हैं समाचारों को। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जनमन और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से बात की, उनके अनुभव सुने। वहीं प्रधानमंत्री ने 1 लाख लाभार्थियों को कुल 540 करोड़ रुपए की आवास की पहली किस्त की राशि जारी की। उन्होंने 893 करोड़ की लागत से 541 टोलों में 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति दी। इसके साथ 298 करोड़ रुपए की लागत से 70,263 घरों में विद्युतीकरण परियोजना को स्वीकृत किया गया। 220 करोड़ की लागत से 1,830 टोलों में नल से स्वच्छ जल, 405 वन धन विकास केंद्र और 916 आंगनवाड़ी केंद्र, 450 मल्टीपर्पज केंद्र, 275 करोड़ की लागत से 100 छात्रावासों को स्वीकृत किया। 503 टोलों में 206 मोबाइल टावरों को भी स्वीकृत किया गया। ललिता जी, हाँ सर। प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में आपको सर। कैसे पता लगा और आपको कौन कौन से नए लाभ मिले जी सर। जो अब तक पहले नहीं मिले थे? जी सर, हमें जनमन योजना का पता हमारा स्व सहायता समूह है जिसमें हमारी बैठक होती थी, हमारे अधिकारी लोग आए थे और विकसित भारत वो रैली चली थी, उसमें हमें जनमन योजना का पता चला था। जिसमें जनमन योजना में सर हमें आवास स्वीकृत हो गया जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था, अब बन जाएगा तो बहुत खुश है। और मेरे ससुर किशन आदिवासी को केसीसी का लाभ मिला है, मेरे 2 बच्चों के आधार कार्ड बन गए, मेरे बच्चे के लिए जाति बन गया सर। आपने अपने गांव के विकास का प्लान भी तैयार किया है? क्योंकि आप इतनी बढ़िया तरीके से सारी बातें बताती हैं, तो ये क्या किया है जरा बताइए ना मुझे। सर हम तो स्व सहायता समूह से हमें ये सब चीजें बोलने का, गाने का, सबका उन्हीं से हमें मतलब शिक्षा मिली है सर, जो हम आपके सामने आज हम बहुत खुश हैं कि आपसे बात कर पा रहे हैं सर। जी सर, नमस्ते। ए राम राम सा, राम राम सा। राम 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 साहब। और मेरा नाम विद्या आदिवासी है, मैं आतोज पंचायत की रहने वाली हूँ। हमारा भी सुंदर सा गांव है, जय आतोज पंचायत है सर। और हमारे गांव में टंकी लगी है, जे हमारे गांव में नल लगे है सर, और लाइट भी है सर, जे पीछे नल लगे सर। जे हमारे गांव में पक्को रोड गांव है सर, जे सीधे हो। विद्या जी, आपने तो विद्या को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। और आपने जो गांव का मॉडल दिखाया, अब हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। विद्या जी, ललिता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पता चलता है कि पीएम जनमन महाअभियान का जमीन पर किस तरह फायदा हो रहा है। कुमारी जी नमस्ते, जोहार। माननीय प्रधानमंत्री जी को जय जोहार। जय मेरा जोहार। नाम मन कुमारी जी, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर भी बन गया है सर। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मन कुमार जी, पानी और गैस मिलने से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदल आया, क्या फर्क हुआ, क्या आसानी हुई? सर हम लोग पहाड़ी कुरवा हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, ढोढ़ी कुआं सबका पानी पी रहे थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर सर। और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उल्टी 10 हो जा रहा था। अभी हम लोग नल जल से प्राप्त पानी, शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं। और गैस से हम लोग बहुत जल्दी खाना बना रहे हैं। पहले हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे और घर में धुआं हो जा रही थी, खाना जल्दी नहीं पक रहा था। नहीं तो पहले लकड़ी इकट्ठी करके जलाते थे? जी सर, जंगल से अच्छा लाके तो अब जला रहे गैस थे। आया तो नई नई चीजें बनाना भी शुरू किया होगा आपके, जो चूल्हे जी पर सर। नहीं बन पाती हैं, गैस पर काफी बनता होगा। जी सर। तो ऐसा कुछ नया सीखा है क्या आपने पकाने का? जी, पकाने में कोई नई चीज सीखी है क्या? जी सर। क्या सीखा है?
जिलेबी सब बनाते हैं सर, ढुसका सब। मन कुमार जी, आपसे बात सर। करके बहुत अच्छा लगा और ये जानकर और अच्छा लगा कि आपको हमारी सरकार की कई सारी योजनाओं का लाभ भी मिला है और आपको सब चीजों की जानकारी भी है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 60वें स्थापना दिवस में भाग लिया। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम को किसानों और देश के लोगों के एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम देश के हर कोने में लाभार्थियों को राशन प्रदान करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी प्रमुख योजनाओं को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीयूष गोयल ने इस बात पर भी बल दिया कि एफसीआई की भूमिका सिर्फ राशन का वितरण नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, दक्षता और उत्तरदायित्व के साथ किसानों और लाभार्थियों में विश्वास पैदा करना भी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वचन दिया है। विकसित भारत के इस वचन को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने युवाओं और एफसीआई के कर्मचारियों से पारदर्शिता लाने और सचेतक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एफसीआई की खुली बाजार बिक्री योजना परिचालन भी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए गेहूं और चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को न्यूनतम करने में एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हुआ है। पीयूष गोयल ने कहा कि एफसीआई ने किसानों की उपज का उचित मूल्य प्रदान किया है और ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी किसान संकट काल में अपनी उपज ना बेचे। आगे बढ़ते हैं। देश के नागरिकों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। एफसीआई के शानदार इतिहास और वर्तमान के साथ भविष्य की जिम्मेदारियों और चुनौतियों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की एफसीआई के अध्यक्ष अशोक के मीणा से। देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने में राष्ट्र विकास के जरिए एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एपेक्स बॉडी भारतीय खाद्य निगम ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। इसके मनाने के क्या मायने और भविष्य में देश के विकास में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका किस तरह रहेगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा। सर, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई 60वें स्थापना दिवस की। निगम की जो स्थापना हुई थी उसके उद्देश्य से लेकर आज ये जो 60 साल की जो जर्नी है, इसमें कितने बदलाव आए और किस तरह की स्थिति आज है? जो मकसद हमारा था भारतीय खाद्य निगम को स्थापित करने का कि भारत के हर एक नागरिक को खाने की कोई कमी ना हो, उसके लिए ये बनाई गई थी। और उस समय में आपको याद होगा कि PL 480 में बाहर से खाद्यान्न लाकर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, परंतु उसके बाद भारतीय खाद्य निगम के कार्यकर्ताओं ने और भारत में जो हरित क्रांति हुई, MS स्वामीनाथन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मिल के जो कार्य किया, पंजाब हरियाणा में उसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ी और भारतीय खाद्य निगम ने उस उत्पादित खाद्यान्न को इकट्ठा करके उसका प्रोक्योरमेंट किया हमारे किसानों के जरिए और किसानों से लेकर उसको फिर स्टोरेज करके सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया। यह जर्नी हमारी 6 दशक की जर्नी रही है। अगर बात करें इन 60 साल की जर्नी की, जो पहले जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके अनुसार कालखंड और समय के अनुसार लक्ष्य भी बदल गए हैं और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। PDS सिस्टम हो या मिड डे मील हो, तमाम जगह आपके द्वारा खाद्य आपूर्ति की जाती है और अन्य देश भी जो बाहर से बाहर भी राष्ट्रीय स्तर पे जो खाद्य सुरक्षा की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी देता है। तो ये चैलेंजेस कितने महत्वपूर्ण थे आपके लिए? ये बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का 6वां हिस्सा है, तो इतनी ज़्यादा आबादी के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करना, उसका भंडारण करना और उसको वितरित करना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व रहा है। उसको हमारे जो जितने भी भारतीय खाद्य निगम के कार्यकर्ता हैं, पुराने समय में जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और छोटे छोटे कर्मचारी और जो वर्कर्स हैं, उन्होंने जो योगदान दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब आने वाले समय में हम इसी फाउंडेशन पर
इस संस्था को और भी मॉडर्नाइज करने में लगे हुए हैं। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, एक समय था जब हमें खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत थी, लेकिन आज पोषण सुरक्षा सबसे बड़ा चैलेंज है और इसको लेकर आप फोर्टिफाइड चीज़ें भी मार्केट में ला रहे हैं। तो कौन कौन से उत्पाद हैं जिनमें पोषण आधारित खाद्य दे रहे हैं आप? मैं आप सबकी को बताना चाहूँगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा तो स्थापित हो चुकी है, लेकिन पोषण सुरक्षा की तरफ बहुत ही काम किए जा रहे हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बायो फोर्टिफाइड जो बीज होते हैं उनको लेकर उत्पादन करने की योजना बनाई हुई है। उसके साथ साथ जब तक बायो फोर्टिफाइड फूड ग्रेन्स अवेलेबल हों, उससे पहले हम नॉर्मल जो खाद्यान्न है उसको फोर्टिफिकेशन में लगे हुए हैं। कौन कौन से जो उत्पाद हैं किसानों से आप खरीद रहे हैं और फिर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं? हमारा दायित्व भारत के किसानों को मदद करने का रहा है, तो हमने अब आधुनिक तकनीक यूज़ करके प्रत्येक किसान के बैंक अकाउंट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, सर्वनिम्न मूल्य अपनी जो खेती है उसके ऊपर देने का, उसकी योजना बना ली है। और सभी किसानों से हम अब डायरेक्ट गेहूं और चावल धान का उपार्जन करते हैं और जितना उपार्जन होता है उसके 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में डायरेक्ट एमएसपी का मूल्य उसको दिया जाता है। 2000 से ज़्यादा भंडारगृह हम संचालित करते हैं। उसके अलावा हम प्रतिदिन 6 लाख मीट्रिक टन तक का खाद्यान्न भारतीय रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी के 2047 का नए सपनों का जो भारत हम देखते हैं, विकसित भारत की जो संकल्पना है स्वस्थ और सेहतमंद इंडिया की खाद्यान्न के जरिए होगी और इसमें एफसीआई की भूमिका अहम है। जैसा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि भारत के जितने भी गरीब लोग हैं और सभी लोगों को खाद्यान्न अगले 5 वर्षों तक मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। उस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारतीय खाद्य निगम तत्पर है। तो ये तो भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में पहाड़ों जैसी ठंड पड़ रही है। रविवार को तो दिल्ली एनसीआर में 3 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत में सुबह के समय घने से घना कोहरा छाया रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। शीतलहर की वजह से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में भी कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही आगरा में भी 5वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी तक बढ़ाई गई है। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। और देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को AQI का लेवल 458 तक पहुंच गया, जिसके मद्देनजर ग्रैप स्टेज 3 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां नहीं जा सकेंगी। इसके साथ ही निर्माण कार्य, बिल्डिंग तोड़ने और अन्य कार्यों पर रोक लगी रहेगी। तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार के पहले दिन लोग सवेरे सूर्य को अपनी फसलें भेंट करते हैं। वहीं पोंगल के दिन लोग गन्ने से बने पंडाल के नीचे घरों के बाहर पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे पर रंग बिरंगे बर्तनों में दूध, चावल, मूंग दाल, गुड़ और घी मिलाकर भोजन पकाते हैं। घरों के बाहर रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है और आम की पत्तियों से तोरण तैयार किए जाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार में जोरों शोर से चल रही है। इस यात्रा के दौरान लोग न सिर्फ केंद्र सरकार की 17 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अनेक नए लोग इन योजनाओं से जुड़ भी रहे हैं। आयुष्मान, PM स्वनिधि, मृदा लोन जैसी योजनाएं हाशिए पर पहुंच चुके लोगों के लिए संजीवनी साबित हुई हैं। देखिए हमारे पटना ब्यूरो की ये रिपोर्ट।
विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ मसौढ़ी अनुमंडल के धनुरुआ प्रखंड की मोरियावां पंचायत पहुंचा। रथ के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। यहां ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच मुफ्त की गई और सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया। इस मौके पर इलाके के सांसद रामकृपाल यादव, धनरुआ के बीडीओ और कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार ने पैसा दिया, योजना दिया, और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बहुत लोग लाभ नहीं उठा पाए। तो कुछ पूरे भारतवर्ष में हर पंचायत स्तर पर ये विकसित भारत यात्रा का जो रथ है वो आया है और पूरे अधिकारियों की टीम आई है। कुछ 17 जो महत्वपूर्ण योजना है उसके संदर्भ में यहाँ शिविर लगा करके उनको इस मंच के माध्यम से ज्ञान दिया गया कि जो लोग बचे हुए हैं, लाभ नहीं ले सके हैं, आप लाभ लेने का काम कीजिए। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड की राधानगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा, जहां एलईडी के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही वर्ष 2047 तक देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम स्थल पर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टॉल लगाए गए। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर होने के सपने को साकार करेंगे। पटना जिले के मोकामा प्रखंड की हाथीदह पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता रथ पहुंचते ही ग्रामीणों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। यहां जन जागरूकता रथ के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई और ड्रोन के माध्यम से लोगों को कृषि के बारे में अवगत कराया गया। इधर सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडल की बीरपुर नगर पंचायत के गोल चौक पर मोदी सरकार की गारंटी वाला रथ पहुंचा तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में बीरपुर नगर पंचायत के चेयरमैन सुशील कुमार ने उपस्थित लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में बीरपुर के शहरी क्षेत्र के स्थानीय लोगों की अच्छी सहभागिता देखने को मिली। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थियों का ऑन द स्पॉट चयन किया गया। वैशाली जिले की राधोपुर विधानसभा की जुड़ावनपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचते ही ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया। यहां एलईडी के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। यहां आयुष्मान योजना का स्टॉल भी लगाया गया, जिससे ग्रामीण लाभान्वित हुए। केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलने से लोग काफ़ी खुश हैं। आइए लाभार्थियों की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मुझे जो कि मोदी सरकार से है जो शौचालय मिला है। पहले घर में सब बहू बेटी घर का सब बाहर शौचालय जाता था, लेकिन अब है जो कि हम लोग शौचालय में ही शौच करने के लिए जाते हैं। मोदी जी को, मोदी सरकार को धन्यवाद। मेरा कोली मिल गया, पहले मट्टी खेत था, अब ईटा का हो गया। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के धन्यवाद करता हूँ। मैं 20 रुपया का प्रति मंथली कट रहा है, जो सेंटर मौत के कारण 2 लाख रुपया दिया जाएगा, जो हम इसके प्रधानमंत्री का बार बार धन्यवाद करता हूँ। 6,000 रुपया 2,000 करके 3 बार 6,000 रुपया मिल रहा है साल का, जिससे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और बीज खरीदने में काफ़ी सहायता मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 2 लाख का बीमा करवाया है। यह बीमा योजना जो अन्य बीमा योजना से बहुत ही सस्ता है, क्योंकि अन्य जीवन योजना जो है बहुत महंगा पड़ता है और यह योजना बहुत कम है और 2 लाख का लाभ इसमें मिलता है मृत्यु पर, जो अन्य जीवन बीमा से बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उज्ज्वला योजना के तहत से गैस मिला। पहले चूल्हा पे खाना पकाते थे, अब हमको गैस पे पकाने में आराम भी होता है, टाइम का भी बचत होता है और अच्छा भी है हम लोग के लिए, सबके लिए अच्छा है। हम लोग को लोन जो हम लोग को 10,000 जो मिला हुआ था, उससे हम लोग को बहुत लाभ मिला है, जिससे हम लोग को बिजनेस की शुरुआत किए हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोग के लिए बहुत अच्छा, मतलब हम लोग अपने लाइफ में और अपने बाल बच्चे के लिए आगे के लिए सोच पा रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। मोदी सरकार से क्या कहना है? उनका कहना है बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी दिल से धन्यवाद करें उतना कम है उनके लिए। और सबसे पहली बात कि हम लोग को महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा सुविधा जो दिए हुए हैं, शायद और कोई रहता तो नहीं इतना सोच पाता। सामान्य से मिलता है हम लोग
और सम्मान निधि की हम यूज करते हैं, सम्मान निधि हम लोगों को मिलता है, सम्मान निधि से हम लोगों को बहुत लाभ होती है। विभिन्न जिलों के संवाददाताओं के इनपुट के साथ पटना से सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। बिहार में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ मक्के के खेत में निराई करें। मक्के के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान काबुली चने की बुआई करते रहें। काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। बिहार में आलू के खेत में निराई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई भी करें। इसके अलावा प्याज की बुआई का सही समय है। वहीं के किसान लहसुन के खेत में निराई कर सकते हैं। लहसुन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लहसुन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड में प्याज की रोपाई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करें। इस समय धान की बुआई करते रहें। धान में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर लें। यहीं फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार रखें। साथ ही पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। झारखंड में भिंडी की खेती के लिए भी खेत तैयार करते रहें। वहां आलू के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार करें। टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी करेले और कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। करेले और कद्दू के खेत में सिंचाई के लिए समय उपयुक्त है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारतीय सेना के 76वें सेना दिवस पर हैदराबाद स्थित EME वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के 76वें सेना दिवस पर कहा कि पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने के लिए सरकार के साथ सेना भी हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय मौसम विभाग के 150वें वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय मौसम विभाग संस्थान की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय मौसम विभाग अत्याधुनिक सुविधाओं का प्रयोग करते हुए सराहनीय कार्य कर रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मौके पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर की तस्वीरें साझा की हैं। नई तस्वीरों में मंदिर के अंदर की खूबसूरती और भव्यता को देखा जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ रायपुर के राम मंदिर के स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच भी जवान जोश के साथ रिहर्सल करते नजर आए। मकर संक्रांति के उत्सव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी को बधाई दी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने चेन्नई में अपने आवास पर पोंगल का त्यौहार मनाया। पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन का अपना अलग महत्व होता है। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर समूह की पहली बैठक माले में हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर और चल रही परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर चर्चा की।
और आखिर में एक बार फिर से हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम जनमन के लाभार्थियों से बातचीत। 1 लाख लाभार्थियों को कुल 540 करोड़ रुपए की आवास की पहली किस्त की जारी। 893 करोड़ की लागत से 541 टोलों में 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को दी स्वीकृति। भारतीय खाद्य निगम ने मनाया 60वां स्थापना दिवस। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एफसीआई ने किसानों की उपज का प्रदान किया है उचित मूल्य। एफसीआई अध्यक्ष अशोक के मीणा ने कहा, देश की खाद्य जरूरतों को पूरा कर रहा है एफसीआई। बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। यात्रा के दौरान लोग केंद्र सरकार की 17 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्राप्त कर रहे हैं जानकारी। आयुष्मान, पीएम स्वनिधि, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं हाशिए पर पहुंच चुके लोगों के लिए साबित हुई हैं संजीवनी। ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। यूपी में शीतलहर के कारण लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद। दिल्ली एनसीआर में हवा के फिर जहरीले होने के कारण ग्रैब 3 लागू। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगी पाबंदी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।